नमस्कार, देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। तो जैसा कि आज देश में बजट सत्र लागू होने वाला है, आज बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बता दें कि आज देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। आज बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। संसद में आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश करेगी। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री है जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला। वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट की प्रतियां संसद लाई गई है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि अंतरिम बजट का दिन है और इस दिन कई निश्चित रूप से आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। बड़ी खबर, आज देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश करेगी। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी। बता दें कि इस पर आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष समीर सोमैया का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यह अंतिम बजट है और इसकी कुछ सीमाएं भी है, लेकिन इससे सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अंदाजा हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास युवा जनसंख्या और हमें उन्हें स्किल बनाने की जरूरत है। बड़ी खबर, आज कैबिनेट बैठक शुरू हो गई थी जिसमें कैबिनेट में अंतरिम बजट को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। बता दें कि बजट की कॉपियां भी संसद भवन पहुंच चुकी है, जिसके पहले राष्ट्रपति भवन पर वित्त मंत्री गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। लगातार इसको लेकर कई बयान भी सामने आए। निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर भी कई बयानबाजी जारी है। लगातार संसद के सामने बयान दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए भी गई थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी ली। इसके बाद अब 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू हो जाएगा। इसमें मान सकते हैं बजट में महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पूर्व बजट चुनाव के बाद जून या जुलाई में लाया जाएगा। ऐसे में इस बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है और यह 7.3% की रफ्तार से बढ़ सकती है। सरकार ने पूर्व के सालों में जो किया है उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी जरूरी हो सकता है। युवाओं और महिलाओं पर बजट केंद्रित होगा। नवनीत राणा का बयान सामने आया है। अंतरिम बजट 2024 पर अमरावती से आएगा और सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। और साथ ही यहाँ अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करेगा ये बजट। मोदी सरकार के अंतिम बजट से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बजट के प्रावधान विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। पटेल ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को यह बजट राह दिखाएगा। बता दें कि आज मोदी सरकार के अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू हो चुका है। बता दें कि इस बजट को लेकर भी केंद्र से मंजूरी दे दी गई है। आज देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। संसद में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। महिलाओं पर और युवाओं पर फोकस रह सकता है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट का दिन है, आज का दिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वही हमारे साथ बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बजट को लेकर इनके मन में क्या है और इनके शहर में क्या कुछ हलचल नजर आ रही है। जी श्याम। जी दिव्या जी, आज का दिन बहुत खास है। हर किसी की निगाहें आज के दिन और आज के समय में हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसा खास हो जाए जो लंबे समय से इंतजार है। अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन होने चाहिए, विकास कौशल केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और महंगाई की जो मार आम आदमी सह रहा है उस पे कम ना कहीं अंकुश लगनी चाहिए। ऐसे खास मुद्दे हैं। जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो महंगाई से आज परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन को लेकर एक लंबे समय से मांग चलते आ रही है, जिससे सत्ताधारी जो पार्टी है वो लुभावने बताती है, लेकिन वही पुरानी पेंशन आज वो लोग ले रहे हैं, लेकिन शासकीय कर्मचारी आज उनसे वंचित है। तो कहीं ना कहीं आज एक लोगों की नजर बनी रहेगी आज के दिन में। जी श्याम, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि महिला और युवाओं पर फोकस करने की भी कहीं बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या लगता है महिला और युवाओं के लिए क्या कोई बड़ी सौगात जो है आज मिल सकती है देश को? जी, अगर बात करें तो महिला किसानों को कहीं ना कहीं आज एक बड़ी घोषणाएं हो सकती है और निश्चय ही इसका लाभ जो आने वाला समय लोकसभा चुनाव होगा उसे देखते हुए आज का बजट रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी पार्टी वो चाहेगी कि इस बजट से हम ऐसा कुछ करें जिससे कि आने वाले समय में लोकसभा में उसका फर्क दिखे, अच्छी जीत हासिल हो सके। अगर बात करें लोगों की, तो लोगों के मन में अभी क्या कुछ उत्सुकता है बजट को लेकर? सभी वर्ग के लोग आज के बजट का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा संदेश आ जाए जो जिससे उनको सीधा लाभ मिल सके, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, बेरोजगार युवा हों, महिलाएं हों, कृषक हों या शासकीय सेवा जो दे रहे हैं, उन सभी वर्ग में आज के जो बजट है उसको लेकर खासा इंतजार है कि उनके लिए क्या खास होने वाला है। जी श्याम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसा कि पिछले समय पर जब बजट लागू किया गया था तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ज़रूर उठाया गया था कि किसानों के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी सौगातें नहीं है जो किसानों के लिए लाभदायक हो, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये सिर्फ बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए ही ये बजट लाया गया। तो क्या लगता है, क्या ये किसानों के लिए लाभदायक होने वाला ये बजट? सीधी सी बात है दिव्या जी, अगर किसान लंबे समय से जो अपने खेती पर आश्रित होते हैं उनके लिए एक इंतजार का मौका होता है कि बजट में उनके लिए खास हो जाए। जो भी सत्ताधारी सरकार पार्टियां सत्ता में बैठती है वो जरूर लुभावने वादे करती है कि उनकी आय दुगनी होगी। लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हकीकत देखा जाए तो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, वो एक शासकीय सेवा करना चाहता है, उद्योग खोलना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, पर खेती करना नहीं चाहता। अगर सत्ताधारी पार्टी उनकी आय दुगनी करती तो कहीं ना कहीं किसान का बच्चा किसान जरूर बनना चाहता। आज एक शासकीय सेवा का जो दे रहा है उसका बच्चा शासकीय नौकरी करना चाहता है। एक व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करना चाहता, उसका बच्चा व्यापार करना चाहता है, लेकिन किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं आज भी किसानों की हालत दयनीय है और उसे ठीक करना सत्ताधारी जो पार्टी है उनका दायित्व तो बनता है कि आज के बजट में ऐसा कुछ जरूर हो कि जो किसान है उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए श्याम शुक्रिया। तो जैसा कि आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है, यकीनन ये किसान और युवाओं पर फोकस रहने वाला है। निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू हो चुका है, जल्द ही वे संसद में बजट पेश करेंगी, जो कि यकीनन माना जा रहा है कि देश के लोगों के लिए एक सौगात के रूप में साबित होने वाली है। बता दें कि केंद्र से इस बजट को मंजूरी भी मिल गई है। बताया जा रहा है कि ये एक प्रगतिशील बजट होगा। जो वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर बजट पर मंजूरी भी ले ली है और केंद्रीय मंत्री इस बजट को जल्द ही पेश करने जा रही है। बता दें कि इस बजट पर युवा और महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है और ये 2024 पर अंतरिम बजट माना जा रहा है। मोदी सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बजट हो सकता है। लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन
माना जा रहा है क्योंकि आज के दिन बजट लागू होने वाला है जो यकीनन महिलाओं, युवा और किसानों पर फोकस करेगा। जल्दी वित्त मंत्री बजट को पेश करने जाएगी। बता दें कि यहां अनुप्रिया पटेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना ये बजट जरूर पूरा करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अंतरिम बजट से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बजट के प्रावधान विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। बता दें कि केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में भारत की यात्रा पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिदृश्य की झलक भी साझा की गई। यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत ने जारी की थी। वहीं हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सचिन जी, जैसा कि आज देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है आज बजट पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हलचल है और लोगों के मन में क्या कुछ मांगे हैं इस बजट की अपेक्षा में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पहले ही बजट आ रहा है। ये लास्ट बजट है मोदी सरकार का जी। लोकसभा के पहले वाले समय में देखा जाएगा केंद्र में। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बजट है वो कितना लुभावना होगा, क्योंकि चुनाव के पहले है और चुनाव के पहले लोगों को कितने लुभावने बजट दिए जाए और कि जनता हमको सपोर्ट करे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। देखिए, ये जो बजट है चुनावी बजट इसे सही ढंग से कहा जा सकता है कि ये चुनावी बजट है और इस चुनावी बजट में खासकर आम जनता को कैसे घेरा जाएगा ये महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं मैं तो बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, तो इस पर किसानों को कैसे टारगेट किया जाएगा, आदिवासियों को कैसे टारगेट किया जाएगा, इस बजट में किस तरीके से आम जनता तक कैसे पहुंचा जाएगा। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं तक पहुंचने का महिलाओं के साथ पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है कि उस बजट में ऐसा क्या डाला जाए जो बजट ऐसा रहे कि महिलाओं को अट्रैक्टिव लगे और युवा, क्योंकि देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये 5 साल में जो युवा तैयार हुए हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और जो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, जो नौकरी खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बजट को देखेंगे कि हमारे लिए पहले क्या आ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं तो छत्तीसगढ़ में जो मोदी गारंटी है उससे विधानसभा चुनाव जीता गया है। अब लोकसभा चुनाव में ये पहले जो बजट आ रहा है उसमें मोदी गारंटी कितनी पूरी हुई है, मोदी गारंटी पे कितने वादे किए गए थे, उसको कैसे सरकार पूरी कर रही है, वो देखने वाली बात होगी। और उसके बाद जो बजट आएगा, बजट में जो मोदी सरकार ने गारंटी दिया था वो कैसे पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो साफ तौर से ये जो बजट है ये चुनावी बजट कहा जा सकता है। महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे गृहिणियों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो हर तरफ से ऑप्शन देखा जाएगा और कि महंगाई पे कैसे देखिए देश की पूरी नजर ना इस बजट पे खासकर इसलिए रहती है क्योंकि इस बजट में सबसे बड़ी बात होती है कि महंगाई पे कहीं ना कहीं रोक लग जाए। और महंगाई के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पेट्रोल डीजल ये सब पे है, इसका सब लोग आम जनता इंतजार करेगी कि पेट्रोल डीजल ये कैसे कम होगा कि पेट्रोल डीजल से कहीं ना कहीं आम जनता का एक होप है मोदी सरकार से, क्योंकि लगातार इन चीजों पे देखने को मिला है कि जनता ना पेट्रोल डीजल और ये सब को लेकर हमेशा सुनते आई है कि अब मोदी सरकार पेट्रोल डीजल का रेट कम करेगी। तो वैसे महंगाई और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो इंतजार रहेगा बेरोजगारी जो खत्म करने की। मोदी गारंटी में हमेशा कहा गया है
कि युवाओं को नौकरी पहले मिलेगी। और इस बजट में ये देखा जाएगा कि यूथ के ऊपर कितना पैसा लगाया जा रहा है या फिर उनको कितनी नौकरी मिल रही है। लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए कि वो अपने घर को चला सके। तो इस बार का जो चुनावी पूरा लोकसभा चुनाव से पहले का जो बजट है वो देखने को क्या देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी सचिन जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि निर्मला सीतारमण का जो भाषण जारी है, भाषण में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में, मतलब कि ये 10 सालों में देश का बहुत विकास हुआ है। तो क्या लगता है आपको, क्या सही में विकास हुआ है या सिर्फ लोकसभा के लिए ये सिर्फ बातें की जा रही है? देखिए, 2014 से लगातार मोदी सरकार बनी हुई है देश में, और देश का जो विकास की श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं ऊपर तो हुआ। अगर हम आम जनता से बात करते हैं इन चीजों पे, तो साफ तौर पे आम जनता भी इन चीजों को नकारती नहीं है कि विकास का जो श्रृंखला है वो बढ़ा है। मगर साफ तौर से जो देश को सजाने का काम किया गया है वो मोदी सरकार ने किया है। चाहे मैं सड़कों की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, इंडिया में, मैं छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं पूरे देश की बात करता हूं कि देश में कनेक्टिविटी की जो समस्या थी आज के समय में कहीं ना कहीं वो खत्म होते नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा में हर राज्य में एम्स जैसे बड़े अस्पताल खुल चुके हैं। तो ऐसे करके अगर हम चारों तरफ देखें तो विकास की जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। मगर युवाओं का जो फोकस होता है नौकरी का, वो कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराजगी दिखी है युवाओं को, क्योंकि युवा सिर्फ चाहते थे कि उनको रोजगार मिले, और वो रोजगार उनको अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए लगातार कांग्रेस से भी आरोप लगाते आया है कि मोदी ने जो वादा किया है वो कभी वादा पूरा नहीं हुआ। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि अगर जो बताया जाए कि देश में विकास की बात है तो विकास कहीं ना कहीं हुआ है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी को नीचे भी दिखाते हैं। जो उनका किया गया वादा था देश में वो कहीं ना कहीं देशवासी बोलते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ है। वो जिस उन्होंने वादा किया था 2014 से लगातार मीडिया में आकर जनता के बीच में जाकर जो वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो साफ तौर पर यही है कि कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग बहुत खुश हैं, और विकास की श्रृंखला कहीं ना कहीं ऊपर ग्राफ उठा है, और देश का नाम विदेशों तक हाईलाइट हुआ है। सबसे बड़ी बात ये होता है। तो देखिए, जब देश का नाम भी ऊपर हुआ है, मगर अंदर की जो घर की हालत है वो थोड़ी समझने वाली बात होती है कि उसको कैसे सुधारा जाए। मगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं युवाओं की ही बात कर रहा हूँ तो युवा का जो होप है, महिलाओं का जो होप है, और गृहिणियों का जो होप है कि महंगाई कम हो, रोजगार मिले लोगों को, उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार थोड़ा सा सख्त नजर नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं नर्म नजर आई है। भले सचिन जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि सीतारमण कह रही हैं अपने भाषण में कि 2047 तक अपना देश पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, लेकिन कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारत 2022 में 85 नंबर पर था भ्रष्टाचार में, लेकिन अब 93 नंबर पर आ गया। तो क्या भ्रष्टाचार के साथ साथ भारत देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है? देखिए, ये जब से जो भी सरकार रही है, अधिकारी वर्ग हो या नेता वर्ग हो, अगर साफ तौर से देखा जाएगा तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देश में बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये जो संख्या आई है, जो रिसर्च की संख्या दिया गया है भारत को कि 94 नंबर पे भारत भ्रष्टाचार में, तो इस बात को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे स्तर से अगर हम बात करें, छोटे स्तर में हम बात करें और बड़े स्तर तक की बात करें, अगर हम रोड पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार सामने नजर आ जाता है। वो चाहे वो सड़क को बनने को लेकर हो, चाहे वो किसी और चीज को लेकर हो। तो देखिए, छोटी छोटी चीजें जब सामने नजर आती है तो वो जब बड़ी संख्या में नजर आएगी तो वो बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देश में
बढ़ रहा है। मगर जो वादा किया गया सीतारमन द्वारा, जो भाषण में कहा गया कि हमारा देश 2000 हमारा देश आगे आगे आने वाले समय में पूरा विकसित हो जाएगा, तो इस बात 2047 को में पूरा देश विकसित होने की बात निर्मला सीतारमण कह रही है। लेकिन आप देखिए लगातार जो है भ्रष्टाचार में 85 से अगर 93, ये आंकड़ा यकीनन बहुत बड़ा होता है कि एक साल में इतना आंकड़ा बढ़ा है। इसके साथ ही क्या अपना देश विकास कर रहा है लगातार? एक साल में आप कहां से कहां आ गए, 85 से 93 नंबर पर आप आ गए भ्रष्टाचार में पूरे वर्ल्ड में। तो क्या जी विकास इस बिल्कुल। तरीके से विकास होगा? यकीनन 2047 तक तो और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, तो कह सकते 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जब बोलना शुरू किया था, उसके शुरुआत में ही मैंने एक वह चीज बोला था कि ये बजट नहीं है, ये देश का बजट नहीं है, ये चुनावी बजट है। बिल्कुल। तो ये चुनावी बजट का वर्ड मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था कि आने वाले समय में जो आपको नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले होते हैं। जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें करके विकास की बात करती है, वहीं पर अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार का जब आंकड़ा और चीजों की बातें की जाए तो वो बहुत अचरज करने वाली बात होती दिखाई देती है कि देश का विकास करने वाली सरकार अब जाकर जब रिसर्च का पेपर आता है तो उसको नकार देती है कि ये पेपर सही से रिसर्च नहीं हुआ है। मगर जब वो सामने आ रहा है, वो चीजें हो रही है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए भ्रष्टाचार ऐसे कम नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार की सरकार को जब तक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। और मैं जब बजट की बात हो रही है और भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि बजट कहीं ना कहीं देश का बहुत ऊपर ग्राफ में होता और जब लोगों के पास रोजगार होता, लोग खुश होते, महंगाई कम होती। बस ये भ्रष्टाचार की जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ही पैसे एक जगह रुक जाते हैं और उस पैसे को जब तक मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा तब तक वो चीजें अटकी रहेंगी। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी बात है कि काला धन वापस आने की बात कही गई थी। काला धन वापस आने की बात उसके लिए नोटबंदी भी हुआ। नोटबंदी होने के बाद भी वो चीज परिवर्तित नहीं हुआ। आज भी 2000 का नोट भारत सरकार को बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2000 का नोट बड़ा होता है। नोट बड़ा होने के कारण जो लोग पैसे को छिपाते हैं और भ्रष्टाचार काला धन को सेव करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके 2000 का नोट कम जगह लेता है और ज्यादा सेव हो जाता है। इसके कारण सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार कम करने की बात जब सरकार कह रही तो इतना बड़ा नोट लाने की जरूरत क्या थी? देखिए 1000 का नोट था उस समय जब नोटबंदी नहीं हुआ था, तो भी भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ा हुआ था। मतलब कोई भी सरकार हो भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। मगर हाँ ये कहा जा सकता है जो विकास की बात, कनेक्टिविटी की बात करूं मैं या फिर कनेक्टिविटी की या चिकित्सा की बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं विकास नजर आता है मगर रोजगार में नजर नहीं आता, महंगाई में नजर नहीं आता है, लोगों का जो होप है उसमें नजर नहीं आता है। तो देखिए ये जो भ्रष्टाचार और महंगाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको एक साथ अगर लेके हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में हमको आता है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से मोदी सरकार ने काला धन लाने की बात कही, भ्रष्टाचार कम करने की बात कही, विपक्ष को लगातार काला धन इकट्ठा करने की बात कही या फिर भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात करी, वो अपने सरकार में भी अपने दामन में भी अगर झांक के देखा जाए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है तो समझ में आएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने आंकड़े ऊपर और नीचे हुए हैं। जी सचिन जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसा कि पिछला बजट आया था जिस पर युवा और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया था कि युवाओं के लिए कई योजनाएं भी लेकर आए थे और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी लेकर आए, तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ होने की संभावना है? जी बिल्कुल। मैं देखिए एक बार और बोलूंगा अपने दर्शकों को, ये जो बजट है ये चुनावी बजट है और चुनावी बजट में खासकर अगर ध्यान दिया जाए
तो चुनावी बजट में युवाओं को, महिलाओं को, यूथ को, सरकारी नौकरी करने वालों को या फिर शिक्षकों को, जो लगातार अलग अलग गांव में शिक्षक होते हैं, उनको कैसे लुभाया जाए, उनको कैसे, देखिए ये जो बजट है तो वो पूरा चुनाव पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट पूरा तैयार हुआ होगा। चलिए सचिन जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर उनका भाषण जारी है। संसद में लगातार वे भाषण दे रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है, और उन्होंने कहा है कि भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली, तब से देश को भारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू भी पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतों पर भी कई फोकस किया गया है। वहीं संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह दिया है और जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन भी प्रदान किया है। निर्मला सीतारमण का भाषण जारी है। संसद में वे भाषण दे रही है लगातार, और जल्द ही वे बजट पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि महिला पर खास फोकस रहेगा और साथ ही साथ अन्नदाता पर भी फोकस रहने वाला है। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में कई परिवर्तन देखे गए हैं और भारत के लोगों के आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली थी, जब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी जल्द ही। संसद में उनका भाषण जारी है। बजट पेश करने के पहले उन्होंने केंद्र से मंजूरी ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश में कई विकास किए जो कि सकारात्मक रहे हैं। बजट को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री का ये बजट गरीब और महिला, युवाओं और अन्नदाताओं की आकांक्षा इसमें अहम मानी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। बता दें, वित्त मंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश कर रही है। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री है जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। UN platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers
to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing बजट पेश कर रही है। बता दें कि बजट को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो वहीं केंद्र से बजट को मंजूरी मिल गई है। निर्मला सीतारमण के बजट से महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट होने जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट है और आखिरी बजट भी है। बता दें अंतरिम बजट पर महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। यह बजट मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट है।
उन्होंने कहा कि संसद में बजट पेश करते हुए भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और भारत दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम भी पूरा किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और भी बनाए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अपने अंतरिम बजट में हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के जवाबदेह और जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। वही हमारे साथ संवाददाता नरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ जानकारी है मनोज जी? आज जैसा कि बजट पेश होने जा रहा है, पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में लोगों की क्या कुछ आकांक्षाएं लगी हुई हैं? जी दिव्या, मैं बता दूं कि मोदी सरकार जो है अपने कार्यकाल का ये दूसरा आखिरी बजट पेश कर रही है जी। दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है, जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो आज लोकसभा में ये जो है बजट पेश कर रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जब ये आखिरी बजट है तो कुछ न किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए एक खासा इस पे फोकस रहेगा। अब देखते हैं कि क्या आज युवाओं के लिए क्या निकल के आता है। हालांकि लोगों को बहुत बजट से बहुत उम्मीद है कि युवाओं के लिए काफी इसमें जो है युवाओं के लिए काफी चांस रहेंगे। युवाओं की प्रगति के लिए, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किसानों की जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि को ले सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जो महिला है, महिलाओं से ऊपर भी काफी फोकस रहे। खास तौर से देखा जाए तो किसान जो है, किसान जो है किसानों का मोदी सरकार का फोकस जो है किसानों के ऊपर काफी रहा है। और किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बजट को लेके क्या उनकी उम्मीदें हैं, इस बजट को लेके क्या उनकी उम्मीदें हैं और कैसा देखते हैं कैसा बजट होना चाहिए। हमारे साथ मालवी जी हैं, मालवी जी से हम जानेंगे। ये बजट जो है ये इस सत्र का सबसे आखिरी बजट है और चुनाव को देखते हुए जनता के पक्ष में ही ये बजट पेश करेगी सरकार। तो महिलाओं को, पुरुषों को, व्यापारियों को, सारे लोगों को एक अच्छी उम्मीद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार और निर्मला सीतारमण से है। अब देखते हैं कि ये किसानों के हित में क्या करती है। इसके पहले भी मैं किसान के व्यापार से जुड़ा हुआ हूं। काफी टैक्स किसानी उपकरण में सरकार लेती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट में इसमें कुछ राहत सरकार किसानों को देगी। दूसरी ओर जो जीवन रक्षक दवाएं हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और छोटे बच्चों की प्रसव काल के दौरान की जो दवाएं हैं उस पर भी सरकार को इसके विषय में भी सोचना चाहिए और इसको भी कर से छूट के दायरे में इसको रखना चाहिए। तीसरी बात, जहां तक अपन रेलवे की बात करें तो पहले सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों को एक सम्मान के साथ सफर कराती थी, उस पर भी इस सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है। और ये बजट जो रहेगा निश्चित तौर से जनता का बजट रहेगा और सारी देश की जनता की निगाहें इस बजट पर जरूर रहेंगी। ये अजय मालवी जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो मोदी सरकार का जो है दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी बजट है इसमें ये जनता को काफी इससे उम्मीद है और जनता को इससे काफी लाभ होगा। और जो उन्होंने कहा कि रेलवे में जो बुजुर्ग है और उनको एक जो राहत मिलती थी, उनको सब्सिडी मिलती थी, काफी जो बंद हो गई है, दोबारा वो चालू हो, जिससे कि जो वृद्ध जन है वो सम्मान के साथ जो है सफर कर पाए। हम साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर किसानों को, युवाओं को और जो टैक्स कैसे देखते हैं, कैसे होना चाहिए बजट? यह चुनावी बजट है और यह बजट सरकार का बहुत लोकलुभावन बजट रहेगा।
और पब्लिक तो अभी ये देख रही है कि अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो लोग तो आशा ये लगाए हैं कि अब हो सकता है राम राज आ जाए, क्योंकि 10 साल से आम पब्लिक इस महंगाई से जूझ रही है। गांव में देखो तो गांव में भी लोगों के लिए धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, उसके बाद महंगाई बहुत चरम पर है। तो इसलिए ये लोग बजट रहेगा सरकार का, जो चुनावी बजट है, 3 दिन बाद चुनाव आने वाले हैं, तो जनता को लोग देने वाला बजट रहेगा। और वो जैसा भी है, लेकिन आम पब्लिक को राहत मिलना चाहिए, किसानों को राहत मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने 10 साल पहले वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई दोगुनी आय माय हुई नहीं है। हो सकता है इस बार राम राज्य आ गया है तो कुछ राहत मिले आम पब्लिक को। दिपे आवाज आ रही मेरी? दिपे सुन पा रहे हो मुझे? जी मनोज जी, तो जैसा कि इस बजट पर खास फोकस किया जा रहा है महिलाओं और युवाओं पर, क्या लगता है आपको युवा और महिलाओं को बड़ी सौगात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिल सकती है? क्योंकि चुनाव जल्दी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि चुनाव को लेकर ही महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया जा सके। मनोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, निश्चित तौर पर जो है कि भारत में युवाओं की संख्या काफी अधिक है, और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है युवा देश, ये जो भारतीय युवा देश कहलाता है। यहाँ पर जो युवाओं के लिए मोदी सरकार जो है काफी फोकस करेगी। दूसरी चीज जो होती है किसानों के लिए, किसान जो है देश की जो है रीढ़ की हड्डी है। किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है, उसमें हो सकता है बहुत मिल जाए। किसानों को जो उपकरण मिलते हैं, जो DAP यूरिया मिलते हैं, उसमें भी हालांकि सब्सिडी तो मिलती है, पर किसान ये चाहते हैं कि किसानों की जो लागत है, लागत से ज्यादा उनको उपज का दाम मिले। हमारे साथ राजकुमार दुबे जी हैं, काफी वरिष्ठ समाजसेवी है, हम उनसे भी जान लेंगे, किसान भी है, और लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों की जो भावना है, उनको लेकर आवाज उठाते हैं। कहेंगे इस बात से बजट को लेके, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? सरकार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखे बनाया जाएगा, इस प्रकार की आशा रहनी है मोदी सरकार की। इसमें विशेष रूप से जो युवा वर्तमान में बहुत सारी सरकारी नौकरियों पे तो नहीं आ रहे हैं, और उनके लिए कुछ बजट का ऐसा प्रावधान रखना चाहिए, चाहे उनको उद्योग परपक्ष हो या कौशल के तौर पे, उनको कम से कम अभी जो 10 लाख किया है उसको कम से कम उनको 15 लाख करना चाहिए, जिससे कि जो बेरोजगार युवा है वह इसका भरपूर फायदा उठा सके, लोन ले सके। दूसरी चीज, लोन के जो नियम है, यहाँ पे लोन सेंक्शन हो जाता है, पर बैंक के चक्कर काटते काटते वह काफी परेशान हो जाता है बेरोजगार, उसको बहुत सी फॉर्मेलिटीज करना पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों के बेरोजगारों के लोन में सिर्फ सरल प्रावधान किए जाए, जिससे कि वह लोन लेने के लिए परेशान न हो। दूसरा, भारत सरकार का बजट, स्पोर्ट्स का बजट खासतौर से उनको बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी ओलंपिक वर्ल्ड कप में एक छोटी कंट्री के मेडल बहुत ज्यादा होते हैं, हिंदुस्तान जबकि इतना बड़ा कंट्री है, तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से कि इस बजट में खेल बजट को 1.5 गुना किया जाए। दूसरा बात, जो अभी पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो 2005 में बंद हो गई, उस पेंशन स्कीम की फिर से शुरुआत की जाए, जिससे कि रिटायर होने के बाद व्यक्ति की एक सुरक्षा की भावना उसमें सुरक्षा की बनाए और अपने परिवार के बीच बेफिक्री से रह सके। आज डिपेंड हो जाता है, अगर उसको पेंशन नहीं मिलती है, अपना पैसा बच्चे के रोजगार में लगा देता है, पढ़ाई में लगा देता है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। तो मैं चाहूंगा कि शायद मोदी सरकार इस बजट में प्रावधान लाए, बेरोजगारों की जो पेंशन प्लान था जो 2005 से बंद था, पुनः शुरू किया जाए। ये थे हमारे साथ राजकुमार दुबे जी। काफी बेबाकी से उन्होंने सरकार से मांग की है कि खेल के क्षेत्र में या युवाओं के क्षेत्र में सरकार को काफी इस बजट के बारे में
युवा जो है युवा को आसान तरीके से जो है उनको ऋण मिले, जिससे वो अपना व्यापार करें और व्यापार करते करके देश की प्रगति करें और उसका जीवन यापन जो है वो सुदृढ़ तरीके से चला। हमारे जी दिव्या। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज जी शुक्रिया। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण में कहीं ना कहीं किसानों और युवाओं पर फोकस कर रही है, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात मिल सके। बता दें कि यहाँ महिलाओं पर भी खास फोकस किया जा रहा है। to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively.
The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours
at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following our strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements.
under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।